चलो पढ़ने के लिए तैयार हो। आज से नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट। हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स में हमारा पहला टारगेट है सीईटी, क्योंकि सब एग्ज़ाम तब दे पाओगे जब सीईटी अच्छे मार्क्स के साथ पास होगा। सीईटी में कई लोगों के 48 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, 55 भी, 60 भी, लेकिन ऐसे सभी लोग पेपर में बैठ नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स पिछली बार 62, 65, 67 तक थे, वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए। तो अगर तुम सिर्फ पास होगे ना, हाँ बेटा आज ही कर रही है। अच्छा, ये वाली लाइट जो है इस तरफ वाली, जहाँ ये लड़कियाँ बैठी हैं, इस पिलर के पीछे वाली जो इधर की लाइट है, ये गड़बड़ कर रही है। ये संजय आया हो तो बाद में बदल देंगे, अभी बंद कर दो। पर तुम फिर किताब कैसे देखोगे? आज तो खैर किताब नहीं पढ़ानी, अभी आज तो मैं वैसे ही टॉपिक पढ़ाऊंगी। फिर भी आज चेंज करा देना उसको हर हाल में। चलो देखो अब, तो जिसके 65, 67 भी आए ना, उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग वैकेंसी के टाइम पे फॉर्म ही नहीं भर पाए। ये इतने मार्क्स में तुम भी रह जाओगे। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अभी भी सरकार सबको एलिजिबल नहीं करेगी, ऐसा कहीं कोई बयान नहीं आया। और अभी भी 4 गुना और 7 गुना की ही पॉलिसी की उम्मीद है। देखो बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं, पर पॉलिसी मेकर तुम और मैं नहीं हैं। पॉलिसी मेकर है सरकार। सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी। हम तो सिर्फ अपनी अर्जी लगा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। अगर फेयर सिलेक्शन होता है, जिसके 100% चांसेस हैं, तो ये मान के चलो फिर 4 गुना हो, 7 गुना हो, तुम्हें टॉप में रहना है। अगर 4 गुना वैकेंसी के ले रहे हैं, 5000 वैकेंसी आती हैं मेल की पुलिस में, तो वो 20,000 को बुलाएंगे। 20,000 को बुलाएंगे तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, 20,000 का मतलब टॉपर्स को बुलाएंगे। इन टॉपर्स के बीच में फिर 5,000 निकलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जिन्हें ये सबको एलिजिबल कर दें। जो सब एलिजिबल होंगे ना, वो वैसे भी मार्क्स में आप आगे नहीं आ पाएंगे। ये सीधी बात है, जिसकी तैयारी जितनी बेहतर होगी, जितनी तगड़ी तैयारी होगी, वो उतना ज़्यादा टॉप में बच्चों में रहने की उसकी उम्मीद बनेगी। अब तुम 10 गुना 20 गुना के भरोसे मत बैठना, टाइम है पढ़ने का। ये कोशिश रखना। देखो, सब नहीं पढ़ेंगे, मैं फिर बता दूं, यहाँ बैठा हर बच्चा नहीं पढ़ेगा। जिसकी इच्छा है ना कि मुझे सीखना है, कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी करेंगे, 10-20 दिन बड़ा मेहनत करके दिखाएंगे, फिर एकदम से गायब। मैक्सिमम लोग पढ़ाई के साथ लगातार नहीं जुड़े रह पाते। और जितने लोग कामयाब हैं ना, वो एक चीज़ कहते हैं कि अगर तैयारी करो तो फिर लगातार जुड़े रहना, तब तक जब तक कि तुम्हारा सिलेक्शन फाइनल ना हो जाए। तो पहला दिन है आज हरियाणा का। हरियाणा जी के बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। हार्डली 2, 2.5, 3 महीने ढंग से जम के पढ़ा जाए तो कवर हो जाएगा। ये ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं आएगा। अपनी मिट्टी के बारे में पढ़ना है, अपने ज़िले, अपने गांव, अपना राज्य पढ़ना है, तो ये कोई बहुत बड़ी बला तो है नहीं। जर्मनी पढ़ना हो तो वहाँ के शहर ही हमें याद नहीं होंगे। ये तो अपने ज़िले हैं, अपने ही लोग हैं, अपने यहाँ के राजा, तो बहुत टफ नहीं है। शुरू करते हैं हरियाणा जी के पढ़ना। पहली ज़रूरत है बेटा, बेसिक चीज़ तुम्हें समझ में आए। जैसे कुछ भी चीज़ रटोगे तो तुम फंस जाओगे। पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें बेसिक समझ है कि हम कहाँ रहते हैं। तो हम नेचुरली बहुत अच्छी जगह पे, ये जो इंडिया का हिस्सा है ना हरियाणा, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। इसके दोनों तरफ बॉर्डर पर पानी है। किसी भी स्टेट के जब 2 तरफ पानी होता है, हम अपनी बात करें, इस तरफ हमारा पानी है, ये इंडिया हरियाणा का, और इस तरफ भी ऊपर की तरफ घग्गर, हम इसके बीच में बसे हुए हैं। तो हमारा पहली चीज़ तो हम दोआब में आते हैं। आप का मतलब पानी, 2 का मतलब 2 नदियाँ। हमारा हरियाणा पूरे का पूरा दोआब क्षेत्र है, 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। और जिससे हम अलग हुए ना, पंजाब, वो 5 नदियों के बीच में बसा हुआ है। वो इससे भी ज़्यादा उपजाऊ था, लेकिन उस उपजाऊ क्षमता का असर हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हमारी भी ये वाली नदी, कौन सी नदी है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इससे आइडिया लगता है कि इसका मतलब गंगा में सबसे ज़्यादा पानी यही लेकर जाती होगी, तो उस पानी का कहीं ना कहीं फ़ायदा हम भी तो उठाते हैं। एक टाइम था जब यमुना का 70% हिस्सा हरियाणा इस्तेमाल करता था। इसका कारण क्या था? पहाड़ों से निकल कर आती, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पानी की, पहाड़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ झरने और नेचुरल वाटर बहुत होता है।
तो पहाड़ों से निकल कर आने वाली यमुना को वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करते। जब ये मैदान में एंटर करती तो सबसे पहले हमारे घर में आती, हमारे हरियाणा में आती, उससे पहले सब पहाड़ों में थी। पहाड़ वालों ने इसका पानी इस्तेमाल ही नहीं किया। एंट्री हुई हमारे यमुनानगर से, तो जब हमारे यहाँ आई तो हमने यमुनानगर से लेके और नीचे अगर देखें दिल्ली के आगे फरीदाबाद में इसका पूरा इस्तेमाल किया। 70% हिस्सा हम इसके पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर इस बात पे डिस्प्यूट उठा और दिल्ली ने कहा कि भाई इनके पास तो 2 नदी हैं, पंजाब के पास 5 नदी हैं, मेरे पास पंजाब की तो कोई नदी आ नहीं सकती, लेकिन दिल्ली से निकल के जाने वाली यमुना पर तो मेरा भी हक होगा। नदी किसी की बपौती तो होती नहीं कि भाई इसकी नदी है। तो दिल्ली ने जब ये बात उठाई, फिर लॉजिकली हमने भी सोचा कि हाँ भाई सही कह रहा है, दिल्ली के पास तो कोई नदी नहीं है, दिल्ली तो यमुना के ऊपर ही डिपेंड था। तो दिल्ली के एक मेमोरेंडम बना, हमारे और उनके बीच एक लिखित में 1994 में काम हुआ और हमने ये कहा कि ठीक है, इसका एक हिस्सा तुम्हारे लिए। उसके बाद से हम इस नदी का 47% हिस्सा पानी का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी 50% के लपेटे में तो बहुत पानी है, हमें दिक्कत नहीं है। एक बड़ी बात यह है कि जो ये घग्गर देख रहे हो, घग्गर में भी लगभग हर साल बढ़िया पानी आ जाता है और घग्गर का पानी भी पहाड़ों में से ही निकलता है, हमारे यहीं के आसपास से। तो इसका पानी पीछे भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। राजस्थान तक हम उतना पानी छोड़ते ही नहीं इसमें। इस नदी के ऊपर राजस्थान इसलिए क्लेम नहीं करता क्योंकि ये नदी 12मासी नहीं है। इस नदी में जो पानी आएगा ना, वो सिर्फ आएगा बरसात के मौसम में। तो मौसमी नदी है, बरसाती नदी है, तो क्लेम कैसे करोगे? बारिश तुम नाप के तो गिन नहीं सकते, इस बार इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। अब बारिश के महीने में कभी पिछले साल तो हमने बाढ़ भी देखी थी, कभी हम सूखा भी देखते हैं। तो इस नदी के ऊपर 100% कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर दावा नहीं कर पाता। कौन? राजस्थान। लेकिन इस नदी में तो साल भर पानी रहता है ना, इसीलिए इसका दावा करता है दिल्ली कि भाई ये नदी तो 12मासी है, साल भर इसमें पानी आता है, मेरा भी हिस्सा दे दो। अब हरियाणा इतना लकी है कि इसका भी आधा लगभग हिस्सा और इसका तो मैक्सिमम हिस्सा हरियाणा ही इस्तेमाल कर लेता है। और इसका ही कारण है कि आप इंडिया में एरिया में बड़े नहीं हैं। एरिया तो आपके पास 21वां और 20वां, कभी राज्य गिने तो हम 20वें हैं और यूटी गिने तो हम 21वें, क्योंकि लेह लद्दाख हमसे बड़ा है। तो हम ये सोचें कि हम एरिया में तो बहुत पीछे हैं, हम छोटे राज्यों में ही आते हैं, बड़ा राज्य नहीं है ये। लेकिन अगर देखें प्रोडक्शन में तो हम टॉप 3 से 4 में हम आ जाते हैं। 3 से 4 में नंबर 1 पे अमूमन रहता है, अगर पर हेक्टेयर निकालें प्रति एकड़ क्षमता तो पंजाब नंबर 1 है, और अगर निकालें टोटल एरिया तो यूपी नंबर 1 है। हम अगर देखें एरिया छोटा, प्रोडक्शन ज़्यादा, तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया है। और इसीलिए हरियाणा का इस पूरी बेल्ट का किसान करोड़पति किसान कहलाता है। सबसे ज़्यादा अमीर जो किसान है ना लिखत पढ़त में आंकड़ों के हिसाब से, वो हरियाणा के हैं। हरियाणा में लगभग आदमी, कोई भूखा नहीं मरता बेटा यहाँ, ये रिच ग्राउंड है। यहाँ कोई भी आदमी तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा 35-40 किलो का आदमी, यहाँ सब खाए पी, अपने आप को ही देख लो, कोई क्लास में बहुत दुबला पतला। जबकि अगर तुम बिहार जाओ ना तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि इसकी तो जान निकलने ही वाली है बस, ऐसा ऐसे, क्योंकि वो उनको कम मिलता है खाने को। देखो ये एक फैक्ट है, हरियाणा में आदमी दही, लस्सी, दूध, मक्खन, घी, ये सब रिच फूड का है, ये सब यहाँ के नॉर्मल लोगों को अवेलेबल है। हरियाणा में शायद ही कोई परिवार होगा जिसको लस्सी नसीब ना होती हो। अपने अड़ोस पड़ोस में से भी लोग लस्सी तो दे ही देते हैं। लेकिन बिहार साइड में जाओगे ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ सच में बेटा भूखमरी है। यहाँ लोगों के पूरे शरीर में हड्डियाँ, हाथ ऐसे बिल्कुल हड्डियाँ निकली पड़ी हैं, क्योंकि उन्हें पेट भर खाने को नहीं मिलता। अब तुम जिस एरिया में बैठे हो, भगवान का शुक्र करो, हम एक रिच समृद्ध एरिया में पैदा हुए। इस एरिया में भुखमरी कभी नहीं आई, इसने हमेशा कमा के दिया, यहाँ की मिट्टी ने भी और आज यहाँ की इंडस्ट्रीज ने भी। तो ये जो इलाका है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या हरियाणा की इतनी आइडेंटिटी है कि वो एक अलग राज्य के रूप में हमेशा से चलता रहा हो? नहीं, हरियाणा एक छोटा राज्य है। एक ज़माना था जब हरियाणा को यूपी के साथ गिना जाता था, यूपी के साथ ही थे, ये एक प्रोविंस हुआ करता था, उसका हिस्सा। फिर 1857 में यूपी ने क्रांति की, हरियाणा ने भी क्रांति की। हरियाणा के अंबाला से स्टार्ट होनी थी क्रांति, लेकिन फिर हुई मेरठ। तो अंग्रेज़ों ने ना मैप ड्रॉ किया और उन्होंने कहा ये हरियाणा और यूपी इकट्ठे ठीक नहीं है, ये दोनों क्रांतिकारी हैं, दोनों अमीर हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी मिट्टी से सोना निकलता है, हमारे यहाँ भी। यहाँ सोने का मतलब गेहूं है। तो हम पेट भरे लोग थे, हम अपने दिमाग में अगर प्लान बना लेते तो हमारे पास पैसा था,
हम आइडिया के ऊपर काम कर सकते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक जैसा काम भी कर सकते हैं, इनको तोड़ना चाहिए। तो हरियाणा और यूपी जो एक ही प्रांत था, इस हरियाणा को यूपी से हटा के और पंजाब में जोड़ना अंग्रेज़ों को ठीक लगा, क्योंकि पंजाब 57 की क्रांति में नहीं लड़ा था। अब पंजाब के साथ जोड़ने का फ़ायदा ये कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा, तो हरियाणा का भी दिमाग, आइडिया, सोच, विचारधारा वैसी वैसी बन जाएगी। इसीलिए हरियाणा का विलय एक तरह से लिखत पढ़त में किसके साथ हो गया? अब यूपी से ये बेल्ट कट गई। नेचर ने भी यूपी और पंजाब को अलग कर रखा है। नेचुरल बाउंड्री वो हमारी नदी, कौन सी नदी? इस तरफ हरियाणा और इस तरफ पूरे का पूरा यूपी। तो हमारे बीच की नेचुरल बाउंड्री बनाती है ये यमुना। इसको यम की बहन भी कहते हैं, इसे सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। ये सूरज की बेटी और यमराज है ना, उनकी बहन कहलाती है। तो इसने हमारे, इस नदी ने प्राकृतिक बाउंड्री बना रखी है हमारे और यूपी के बीच में। अब कहें पंजाब, तो पंजाब के साथ आपको लगेगा कि घग्गर की बाउंड्री है, लेकिन घग्गर मैंने पहले ही कहा बरसाती नदी है, साल भर पानी नहीं चलता। और घग्गर की एक खास बात ये भी है कि कभी ये हरियाणा की तरफ, कभी पंजाब की तरफ, फिर हरियाणा, फिर, तो इसीलिए ये नेचुरल बाउंड्री एज सच नहीं है। लेकिन जो यूपी की तरफ है ना, ये बाउंड्री बिल्कुल नेचुरल और साल भर पानी चलता है। आप कभी अगर जाएं हरिद्वार की तरफ तो आप देखेंगे यमुना का बहुत भारी भरकम सा पुल आता है। जब हरियाणा से यूपी बागपत की तरफ चलते हैं ना, तो वो एक बाउंड्री आपको दिखेगी कि हाँ खेत खेत खेत, इस तरफ भी खेत, इस तरफ, बीच में वो यमुना है। तो वो नेचुरल बाउंड्री है हमारे और किसके बीच में? यूपी के बीच में। अब पंजाब और हमें कभी कोई दिक्कत नहीं थी। हम यूपी का हिस्सा थे तब भी हम कमाऊ थे, हम पंजाब का हिस्सा थे तब भी कमाऊ थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात कहीं कहीं आने लग गई, एक आइडिया बनकर। जैसे 1925 में जब भारत आज़ादी के रास्ते पर चल रहा था और महात्मा गांधी एक बड़े लीडर बन गए थे, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत पीक पे जाके रुक गया था, चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, उस टाइम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक बैठक होती है ये दिल्ली में। और यहाँ एक आदमी है जिसके नाम के आगे लिखते हैं पीरजादा मोहम्मद हुसैन। नाम से तुम्हें दिख गए मुस्लिम लीग में बैठक में क्यों है ये, है ना, क्योंकि मुस्लिम लोग ही थे इसके मेंबर्स। तो पीरजादा बेटा ऐसा शब्द है जो अंग्रेज दे दिया करते थे बहुत बार। जैसे हमें यहाँ पे कुछ भी आगे लगाते थे ऐसे, कभी कभी खुद भी लगाते थे। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ये वो आदमी है जिसने पहली बार ये आइडिया दिया कि दिल्ली, ये हरियाणा को अलग राज्य या अलग प्रांत बनाना चाहिए। एक विचार काम करता है, विचार मरते नहीं हैं, विचार कहीं 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 दिमाग में बनते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस आदमी के इस आइडिया के ऊपर फिर एक हरियाणा के आदमी ने काम किया। ये तो था मुस्लिम लीग का। 1932 में हमारे पानीपत के एक आदमी थे जिनका नाम था देशबंधु गुप्त। देशबंधु गुप्त, इन्होंने ये विचार फिर से दिया कि हाँ हरियाणा को पंजाब से अलग कर देना चाहिए। यानी ये कहीं कहीं बात चलने लग गई कि हरियाणा अलग कर दो, अलग कर दो, ये अलग कर दो, दिमाग में काम करता रहा। लेकिन ये वो टाइम था जब पूना पैक्ट, हिंदू मुस्लिम और ये हिंदू में भी ये एससी के बीच में बड़ी पंगेबाजी थी। तो सबने कहा यार तुम क्या फालतू की बात कर रहे हो, पहले हिंदू मुसलमानों को निपटा लो, पहले ये एससी सब लोगों को इकट्ठे कर लो। तुम अपने पंजाब हरियाणा की बिना बात की बात उठा के बैठ गए हो, ये तो भारत में ही तो रहेगा ना, ये लड़ते। तो कहा ठीक है छोड़ दो। 1932 के बाद ज़्यादा काम नहीं किया। फिर आज़ादी की एक बड़ी यात्रा हमने चली हमारे सामने। 1947 में हम हो गए आज़ाद। आज़ाद हुए तो लोगों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आए। 1948 में एक आदमी थे मास्टर तारा सिंह जी, इसी बेल्ट के। 1948 मास्टर तारा सिंह जी, इनके दिमाग में आया और इन्होंने अपने पत्र में लिखा। एक अखबार निकलता था अजीत, इन्होंने इस अखबार में लिखा कि एक अलग इलाका होना चाहिए, पंजाबी सूबा, जिसमें कि पंजाबी बोलने वाले लोगों का वर्चस्व हो। तो पंजाबी सूबा, पहले सूबेदार शब्द याद है तुम्हें? सूबा, तो वो सूबे का मालिक ही तो सूबेदार होता था। ऐसे ही सूबे की एक कॉन्सेप्ट आया, तब तक स्टेट की बात भी नहीं थी। इस टाइम पे अगर हम देखें तो देश आज़ादी से नया नया अभी आके बाहर और अपने कलेश और कलह और पाकिस्तान और लड़ाई झगड़े में बैठा हुआ था। ये बात यहाँ आई, ठीक है, एक अखबार में छपा, लोगों ने फिर सोचा कि हाँ भाई अब तो आज़ाद भी हो गए। पहले तो कहते थे आज़ाद हो गए तब बात करना, अब आज़ाद हो गए। 1949 में
एक आदमी है जिसका नाम है भीमसेन सच्चर। एक्चुअल में 2 आदमी हैं, एक आदमी का नाम है गोपी चंद्र भार्गव और एक है भीमसेन सच्चर। ये ना बदल बदल के सीएम पंजाब बनेंगे। पहला बनेगा गोपी चंद्र भार्गव, फिर वो जल्दी हटेंगे, बनेंगे ये सच्चर, फिर गोपी चंद्र, फिर सच्चर। ये सच्चर और गोपी चंद्र 3 बार और 2 बार सीएम बने उस टाइम पर। तो जब भीमसेन सच्चर सीएम थे ना पंजाब के, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट नया दिया। इन्होंने कहा हरियाणा को अलग मत करो, पंजाब के 2 क्षेत्र बना दो, अलग मत करो। पंजाब के क्षेत्र एक को बोल दो पंजाबी क्षेत्र और एक को बोल दो हिंदी क्षेत्र। इनकी इस बात से हम खुश नहीं थे, जो हिंदी क्षेत्र। हमने कहा क्यों, हमारा नाम क्षेत्र पर और स्टेट तुम्हारे नाम का, या तो इसका नाम हरियाणा करो, फिर कह देंगे एक पंजाबी क्षेत्र एक हिंदी। अब कॉमन सेंस है कि पुराने टाइम से पंजाब की आइडेंटिटी हरियाणा से ज्यादा बड़ी थी, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, पंजाब रहेगा पंजाब, क्षेत्र 2 बन सकते हैं। जनता ने विरोध किया और जनता ने कहा हमें ये फॉर्मूला बिल्कुल पसंद नहीं आया। किसका? इसके बाद महात्मा गांधी का मर्डर हो गया, बहुत सारी चीजें देश में उथल पुथल, एक तरफ सरदार पटेल पूरे देश को एक कर रहे हैं। तो ये बात ना आई गई सी हो गई, नेशनल न्यूज नहीं बनी। आगे जाके 1952 में एक आदमी ने अपने स्टेट के लिए आंदोलन चलाया और वो आदमी 56 दिन की हड़ताल के बाद भूख से मर गया। क्या नाम था? हाँ, पी रामुल्ला। पी रामुल्ला ने एक बात मन में डाल दी कि अगर आपको अपने एरिया के लिए मरना पड़े तो ये प्राउड की बात है, क्योंकि उनके मरते ही लोग उनकी जय जयकार करने लगे और पी रामुल्ला का नाम अमर हो गया। हम आज भी तो पढ़ते हैं किताबों में। पी रामुल्ला की इमेज पॉजिटिव बनी। कुछ लोग हमेशा से देश के लिए मरने को तैयार थे, नए नए आज़ाद हुए थे। तो 1956 आते आते, जैसे देश की अगर बात करूं इससे जोड़ के 56 उसके बाद आएगा, 1953 में फजल अली नाम के एक, हाँ, ये जस्टिस रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। इन्हें ये काम दिया गया कि सर आप घूमिए पूरा देश, आप बताइए क्या करना ठीक है क्या नहीं। इन्होंने 3 आदमी मांगे कि सर हम 3 लोग जाएंगे, 2 जाएंगे तो 50-50 में डिवीजन हो जाएगा, 3 आदमी सही डिसीजन लेंगे। तो एक आदमी था फजल अली, एक पणिक्कर और एक कुंजरू। ये तीनों पूरा देश घूमे, हरियाणा की बेल्ट में भी आए, तब तक हरियाणा अलग नहीं था। रोहतक में ये रुके, बड़े बड़े आसपास के गांवों के जमींदार वगैरह गए और सबसे इन्होंने बातचीत की, भाई क्या चाहते हो, जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो। तो सबने कहा जी हम चाहते हैं हरियाणा भी राज्य बन जाए। इन्होंने नोट भी किया, लेकिन पता नहीं आगे जाके क्या लिखा क्या नहीं लिखा। हमें ये लगा कि शायद हमारा स्टेट बनेगा। ये रिपोर्ट इनकी 3 साल बाद जब सबके सामने खुली 56 में, तो हमने देखा दिल्ली में संसद भवन में डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के बेसिस पर हम इंडिया में 14 स्टेट्स बना रहे हैं। तो बड़ा उतावलापन था कि कौन से स्टेट बन रहे हैं। इन्होंने कहा हम बना रहे AA, BB, JK, MM, OPR, UP और वेस्ट बंगाल। इसमें H तो आया ही नहीं, इसका अंदर इन्होंने हरियाणा का नाम ही नहीं लिया। हमें इसका अंदाजा था नहीं, हमें लगा था हमारा नाम लिख के ले जाएंगे, पर इन्होंने अपना जैसा ठीक समझा। अब हर किसी को अलग करें तो पता नहीं कितने बनाते। 56 की इस लिस्ट में हम कहीं से कहीं तक नहीं थे। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हुई कि हमें किसके साथ अटैच रखा। 1956 के बने स्टेट्स में जब हरियाणा का नाम नहीं आया तो हरियाणा को चुपचाप बैठना पड़ा, क्योंकि ये नेशनल लेवल के लोग थे और आप ये नहीं कह सकते कि हम तो विरोध करेंगे। आप हैं कौन भाई? इतनी बड़ी आइडेंटिटी थोड़ी ना हो कि तुम कह दो कि हम फजल अली की बात ना माने। चुपचाप शांति से हमने ये बात मान ली, लेकिन मन में था कि नहीं ये ठीक नहीं है। जैसा भी हुआ, प्रताप सिंह कैरो नाम के एक आदमी थे, ये वहाँ के CM बने। प्रताप सिंह कैरो के टाइम पे इन्होंने कहा कि भैया जो इलाका हिंदी भाषी है ना पंजाब का, वहाँ भी सब स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना कंपलसरी कर दो, सबको पढ़ाओ, सबके बच्चों को। अब सोचो तुम्हारे घर में जो यहाँ जाट बैठे हैं या अदर कास्ट के बैठे हैं, तुम्हारे बच्चे पंजाबी सीखें तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। भाई क्यों सीखे, हमारे किस काम की। तो पेरेंट्स ने विरोध किया कि हमारे बच्चों को पंजाबी क्यों पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा दो, हिंदी पढ़ा दो, संस्कृत पढ़ा दो, पंजाबी क्यों। तो बोले नहीं, पंजाब स्टेट में तुम पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चों को पंजाबी कंपलसरी सीखनी पड़ेगी। ये बात बड़ी बनती चली गई और मन में था कि हटो, पंजाब से अलग होना है, हम क्यों पंजाबी सिखाएं अपने बच्चों को। पंजाब की ये कहानी 1965 में बड़ी बन गई और कैप्टन ये अपना क्या नाम था इनका, संत फतेह सिंह, संत थे, एक संत महात्मा टाइप के, उनका नाम था संत फतेह सिंह।
इन्होंने कहा कि अगर हमें पंजाब को अलग नहीं किया गया ना तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा और फिर मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद जैसे रामुल्ला के मरने के बाद बनाया था ना, तो मेरी मौत के बाद तुम्हें बनाना पड़ेगा। इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी 65 में। अब मैंने 56 को उलट दिया है। 65 में जैसे ही ये सब हुआ, उसी टाइम हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई। तो शास्त्री जी ने मैसेज भिजवाया कि भाई हम बहुत दुखी हैं, बॉर्डर पे हमारे पूरा टेंशन, पूरा दिमाग बॉर्डर पे है, और इस टाइम तुम देश के अंदर के लोग अपनी क्रांतियां करोगे और तुम कलेश करोगे, अनशन करोगे, फिर लोग रेल रोकेंगे, फिर गड़बड़ करेंगे, तो उससे लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। पहला शत्रु कौन? बाहर का आदमी ना, उससे निपटे फिर तुम्हारी बात सुनेंगे। संत फतेह सिंह ने ये बात फील की कि हाँ ठीक कह रहे हैं भाई, हमारे अपने आपस का मामला बाद में देख लेंगे, पहली चीज है देश की इज्जत। और किससे लड़ाई हो रही है? पाकिस्तान। फतेह सिंह जी ने कहा मैं अपना ये वापस लेता हूँ, मैं आमरण अनशन पे नहीं बैठता, लेकिन जब ये खत्म होगा ना युद्ध, तब आपको काम करना पड़ेगा। संत फतेह सिंह इस आमरण अनशन से पीछे हट गए और 1965 की लड़ाई में हम विजयी हुए। 66 के शुरू में शास्त्री जी गए थे बाहर 3 जनवरी को, और फिर डेड बॉडी वापस आई। यानी वो जो डिस्प्यूट था ना कि भाई हमारा हरियाणा बना दो, वो नहीं उस हिसाब से निपटा जैसा हम सोच रहे थे। शास्त्री जी चल बसे। उस टाइम पर हमारे देश में 3rd लोकसभा चल रही थी, क्योंकि पहली लोकसभा 52, दूसरी 57, तीसरी 62, तो 62 से 67 तक चलेगी ना। तीसरी लोकसभा थी, इसके हेड थे हुकुम सिंह। हुकुम सिंह ने पता करवाया, जैसे लोकसभा का हेड तुम सब जानते हो किस पार्टी का चहीता होगा? जो पार्टी लीड में थी, लीड में कौन सी थी? कांग्रेस। कांग्रेस के बड़े आदमी थे सरदार हुकुम सिंह। हुकुम सिंह को ऊपर से ऑर्डर मिला कि वो जो डिस्प्यूट था, कलेश था, 9-10 साल हो गए, एक बार देख लो, क्योंकि 56 के बाद से मन में तो है कि अलग होना है, लेकिन 65 तो हमने चलो निकाल दिया। अब 1966 में हुकुम सिंह जी ने कहा संसद में एक समिति बना लो, 8-10 आदमी, और डिस्कशन करो कि क्या ठीक है क्या गलत। तो 8-10 आदमियों की एक कमेटी बनी संसद में, बाहर नहीं हो रहा कुछ भी। उन लोगों ने कहा कि ठीक कह रहे हैं, अलग करना ठीक है, नहीं तो कलेश करके मारकाट करके अलग होंगे, अलग तो ये करने पड़ेंगे। इससे पहले अगर हम देखें 1956 में कितने स्टेट्स बन गए थे? वो तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार। फिर 60 में बन गया था गुजरात बंबई से कट के। फिर 63 में बन गया था नागालैंड। ये कौन सा बना? गुजरात, ये नागालैंड। अब 1966 में अगर हरियाणा ना बनाते तो कलेश करता, तो कहा कि ठीक है भैया क्या फर्क पड़ रहा है, देश का हिस्सा ही तो है, अंदर ही तो रहेगा, एक सीएम ही तो बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, उतने के उतने गांव, लोग तो है नहीं कि घट बढ़ जाते हैं। अब इस कमरे में हम एक दीवार निकाल दें तो 2 कमरे, एज इट इज जमीन तो उतनी ही रही ना, बस एक दीवार निकलेगी, और राज्यों के बीच में तो दीवार भी नहीं निकलती। तो इसलिए कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कलेश को बचाओ। और अभी अभी हम बहुत टेंशन में इस 62 की लड़ाई से निकले हैं, 65 की लड़ाई से। शास्त्री जी मारे गए, अब हमें कलेश नहीं चाहिए। 1966 में अप्रैल की घटना है, 18 अप्रैल, और एक 3 आदमी दिल्ली की तरफ से, जेसी शाह, ये शाह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जब देश में आपातकाल लगेगा ना आगे जाके, तब ये चीफ जस्टिस बनेंगे। इसके लगभग कितने 8-10 साल बाद, क्योंकि 75 में आपातकाल लगेगा। तो सोचो ये जेसी शाह कितनी बड़ी हस्ती होंगे। 75 में जब इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी के ऊपर फिर एक कमीशन बैठेगा, ये देखने के लिए कि इमरजेंसी गलत तो नहीं लगाई, क्या क्या मिसयूज किया इमरजेंसी में। उस कमीशन के मुखिया भी यही आदमी होंगे, जेसी शाह। तो इससे आइडिया लगता है कि जो इमरजेंसी के कमीशन का मुखिया होगा वो कितना इंपॉर्टेंट आदमी रहा होगा। हरियाणा जब बनना था तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी, संसदीय समिति ने, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, कि एक कमीशन बना लो। पढ़े लिखे लोग ही बनाते हैं कमीशन, नॉर्मल आदमी एमपी एमएलए नहीं बनाते। 1966 में अप्रैल में 3 आदमी पंजाब आए, पंजाब हरियाणा। ये 3 आदमी, जिनमें सबसे बड़ा नाम था जेसी शाह, सुप्रीम कोर्ट में ये जज हैं और आगे जाके ये जस्टिस बनेंगे, चीफ जस्टिस। तो बहुत बड़ी पोस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। हाँ, एक थे इसमें एम फिलिप और एक थे एस दत्त। ये 3 आदमी हरियाणा पंजाब आते हैं और इस कमीशन को एक नाम दिया जाता है पंजाब पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन।
पंजाब स्पेशल है, पंजाब पुनर्गठन, कि पंजाब को दोबारा से गठित करो, इसमें से नया हिस्सा अलग कर दो। पंजाब पुनर्गठन आयोग को ही कहते हैं शाह आयोग। शाह नाम के कारण, और क्योंकि पंजाब की सीमा परिवर्तित होने जा रही है तो इसका नाम पड़ा पंजाब पुनर्गठन आयोग। जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसका नाम था, क्या नाम था उसका, जिसने देश डिवाइड बताया था, उसका नाम था फजल अली। उसी को कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC लिखते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये वो 56 वाला जिसने लिस्ट दी थी 56 में। हमारे वाले का असली नाम है पंजाब पुनर्गठन आयोग, लेकिन कहें कि उसमें आदमी मेन तो फिर शाह। यही शाह किसका कमीशन का भी मुखिया है, जो आपातकाल के मामलों की जांच करेगा। ये चीफ जस्टिस हैं भारत के आगे जाके। इसके बाद तब ये नॉर्मल जज के, क्योंकि हम जानते हैं 1+33 है ना, तब हमारे यहाँ आए तब इनमें से थे, और जब फिर आगे जाके बनेंगे तो ये एक बनेंगे। इन्होंने बहुत जल्दी रिपोर्ट बना ली, क्योंकि एक ही स्टेट में रिपोर्ट बनानी थी, पूरा देश तो घूमना नहीं था। इनकी रिपोर्ट जब आई तो सिर्फ कुछ 1.5 महीना मुश्किल लगा था। 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को सौंप दी कि सर ये रिपोर्ट हमारी है। उस रिपोर्ट में जब पढ़ी गई तो ये देखा गया कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके 34% हिस्सा दिया गया, यानी 66% हिस्सा किसके पास है। तुम्हें लगेगा 50-50 कर दे, ऐसा नहीं होता बेटा। जब जब राज्य बाद में बनते हैं, नोटिस करना, उनको टेरिटरी कम दी जाती है, क्योंकि वो उतनी की डिमांड करते हैं, उसी एरिया के लोग अलग होना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से कौन बड़ा है, सीटें ज्यादा किसकी हैं, आंध्र प्रदेश की, पॉपुलेशन ज्यादा आंध्र की है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ, पंजाब की पॉपुलेशन भी ज्यादा रह गई, हमें पॉपुलेशन हिस्सा भी कम, पॉपुलेशन भी कम आई हमारे यहाँ उस जमाने के हिसाब से। अब जितनी पॉपुलेशन आई उस हिसाब से कहा गया कि 54 MLA इस पूरे काम को कर सकते हैं। जितनी आबादी अलग हुई थी पंजाब से, 54 MLA यहाँ पर अलग अलग सीटों पर थे। जब ये चुने गए थे तो ये पंजाब के इलेक्शन में चुने गए थे, लेकिन अब ये कहाँ के बन गए, हरियाणा। ये हरियाणा के इलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्टेड है पंजाब वाले हरियाणा के। अब तो हम हरियाणा बन गए, तो हमने कहा भाई हम अपना इलेक्शन दोबारा करेंगे। बहुत जल्दी ही हम बने थे 1 नवंबर को, इस हिस्से को 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को अलग कर दिया। सेम डे इसके साथ ही जो ये चंडीगढ़ था इसे UT बना दिया। कारण चंडीगढ़ हमारे पंचकुला से टच था, और चंडीगढ़ एक बहुत सुंदर शहर था। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, क्योंकि वो हंसता था कि मेरे पास लाहौर है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो दुनिया देखने है, लाहौर तो नवाबों की नगरी थी। तब हमने कहा था कि तुम पुरानी चीज़ों के ऊपर गर्व कर रहे हो, हम आज के हिसाब से नए शहर बनाएंगे। बाहर से विदेशी आर्किटेक्ट आए थे, कोई हाँ अलग अलग देशों से, उन्होंने नक्शे बनाए थे। तो सोचो कि ये शहर एडवांस शहर बनाया। अब ये दिखती बात है कि जिसके पास जितने अच्छे शहर होंगे वो उतना ही एडवांस स्टेट कहलाएगा। तो हम अलग हुए तो हमें था कि ये हमें मिल जाए। भाई हिस्सा कम दे रहे हो तो छोटा सा शहर तो एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन इस पे कलेश ना हो। इसके तीनों तरफ था पंजाब, इसको हम सिर्फ एक जिले से टच करते हैं, सिर्फ एक, पंचकुला। तो ये दिखती बात थी कि इतना आसानी से तो पंजाब नहीं छोड़ेगा। वो जो कमीशन था ना, उसमें पहले ही कहा था S दत्त ने, ये कलेश बनेगा, इसको UT बना दो। पंजाब को कह दो तेरा भी नहीं है, हरियाणा को कह दो तेरा भी नहीं है, इसका सारा कामकाज खर्चा देगा पंजाब, लेकिन ये पंजाब की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। पंजाब अच्छी तरह जानता है प्रॉपर्टी बेशक ना हो, सारे काम उसके पंजाब के आराम से होते हैं। तुम कभी अगर चंडीगढ़ गए हो, मैक्सिमम लोग पुलिस वाले वहाँ सरदार जी हैं, देखे तुम लोगों ने। हरियाणा के तो बहुत थोड़े से लड़के जाते हैं बेटा। उस एरिया पे जो एक होता है ना दबदबा, वो पंजाब का ही है। सिख कम्युनिटी का दबदबा ज्यादा है वहाँ बहुत सारे हरियाणा के लोग भी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं जाते, लेकिन एक होता है ना भाई मेजोरिटी किसकी, तो वो वहाँ सिख कम्युनिटी की है, पंजाब की है। सारे कामकाज भी पंजाब करता है, इसका जितना खर्चा है रियलिटी है पंजाब के, क्योंकि पंजाब के राज्यपाल को ही तो चंडीगढ़ संभालना पड़ता है। हरियाणा तो दूर हट के बैठा है, लेकिन हरियाणा हिस्सा लेके बैठा है चंडीगढ़ में। हमारा CM, हमारे सारे बड़े बड़े मंत्री, इन सबको वहाँ VVIP ट्रीटमेंट मिलता है। सबके वहाँ एक बहुत बड़े बड़े एरिया कवर करके बंगले हैं, सब वहाँ आराम से जीवन काटते हैं। और चंडीगढ़ में रहना बेटा स्वर्ग में रहने के बराबर है।
इतना सुंदर शहर है, कभी तुमने देखा हो इतनी ग्रीनरी। जैसे दिल्ली भी राजधानी है, पर दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़ में पोल्यूशन इतना नहीं है, वहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, वहाँ कभी हमारे दिल्ली की तरह जाम नहीं लगते, बारिशों में पानी वहाँ नाव नहीं लेके उतरनी पड़ती। तो चंडीगढ़ देखने लायक सच में बहुत सुंदर सेटल्ड सिटी था। चंडीगढ़ के ऊपर किचकिच ना हो इसीलिए इसको सेम डे क्या बना दिया। जब हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा ने देखा भाई 54 आदमी हमारे यहाँ एमएलए आए, अब हम काम कैसे करेंगे। तो एकदम से सारे काम नहीं होते बेटा, काम धीरे धीरे होते हैं। हमने पंजाब से अलग होके अपने 7 जिले कि भैया हमारा काम इन जिलों में होगा, गांव अपने कस्बे में तहसील में ज़िले में तो पड़ेगा, तो हमने अलग होके 7 ज़िले बना दिए। और ये ज़िले हमारे बने घर जम्मू कश्मीर में। अब तो बन सकता है ना, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी है। अभी इलेक्शन भी हमारे सामने हुए। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इस के में तुम गड़बड़ मत करना, ये के करनाल है, कुरुक्षेत्र नहीं है, ये कैथल नहीं है, वो बाद में बने। तो स्टार्टिंग से जिस दिन हम अलग हुए पूछा भाई कितने जिले हैं, तो हमने कहा 7 जिले हैं हरियाणा में। आज कोई हमसे कहे, हम कहते हैं 22 जिले, और अब घोषणा हो चुकी है 23वें की गोहाना। पर स्टेट में से जिला बनने में महीनों लग जाते हैं। घोषणा की थी नायब सिंह सैनी ने 1.5-2 महीने पहले, लेकिन अभी वो प्रोसेस चलेगा पूरा। हो सकता है 2025 में जाके गोहाना बने, क्या पता 26 लग जाए, कुछ नहीं पता। ये बातें बोलने से और कागज में लिखने के बाद सामने आने में 6-8 महीने साल भर लग जाता है। तो ये मान के चलें फिलहाल में हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। 23वें की घोषणा ये इस सीएम ने की है। इससे पहले अगर देखें ना तो हमारा लास्ट जिला बना था 2016 में। यानी जो पिछला सीएम था, अब सुन लो, जो पिछला सीएम था उसने एक ही जिला बनाया। किसने? खट्टर ने। खट्टर आए थे 14 में, और 14 के बाद 16 में बना था चरखी दादरी। सबसे ज्यादा जिले किस सीएम ने बनवाए? बंसीलाल ने। बंसीलाल के टाइम में हरियाणा में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, सबसे ज्यादा जिले बने थे। अब सब लोग बोर्ड पे देखते रहो कौन कौन से जिले कब कब बने। ये तो फर्स्ट डे हमारे जो जितने 66 में लोग थे उनको ये जिले मिले थे। यानी 1966 में कितने जिले थे हमारे? 7 में फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, और कुछ साल तो हमने कहा छोड़ो जिले पिले, पहले अपनी बढ़ोतरी पे काम करो, बढ़िया काम करो। हमने अपने यहाँ मारुति का प्लांट लगाया 1970, ताकि लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। हमने हरित क्रांति का अच्छा प्रभाव, क्योंकि हरित क्रांति 60s के एंड में आ गई थी, तो हमने कहा खेती पे काम करें। जैसे जिले बना बना के क्या करोगे, पहले अपना पेट भरो, ताकतवर बनो, पैसा कमाओ, तब जिले बना लेना। तो इसलिए हमने जिलों की ज्यादा जल्दी नहीं की, हमने 5-7 साल जम के काम किया। पहले अलग होते ही कहा इलेक्शन करते हैं, अपना इलेक्टेड सीएम बनाते हैं। तो हमने मार्च में ही इलेक्शन करवा दिए 1967 में। और जो हमारे इलेक्शन हुए ना, हमने सीटें बढ़ा दी। उनसे अलग होके कितनी मिली थी? 54। हमने कहा हमारी सीटें होनी चाहिए 81। हमारे इलेक्शन 81 सीट्स पर पहले इसको कह सकते हो लोकतंत्र का जो एग्जाम्पल है वो 67 के इलेक्शन हैं। इन सीट्स में जो मैक्सिमम सीटें आई वो राव वीरेंद्र सिंह जी की पार्टी को मिली, न वो कांग्रेस के थे न वो बीजेपी के थे। यानी पहली गवर्नमेंट हमारी लोकल पार्टी ने बनाई, इनकी अपनी पार्टी थी। आगे जाके फिर लंबे टाइम तक हम देखेंगे कि लोकल नीचे रह गई और फिर कांग्रेस बीजेपी का राज रहा, क्योंकि बंसीलाल जी कांग्रेस के खास आदमी थे। लेकिन स्टार्टिंग इससे हुई। इसके कुछ साल बाद ही 1971 में देश में जनगणना हुई, तो हमारी पहली बार गिनती की गई। पहले हमारी गिनती किसके साथ थी? पंजाब। 1961 में हमें गिना गया था पंजाब के साथ, कि पंजाब के साथ इतनी पॉपुलेशन है ये। अब इसके बाद जब हम अलग हुए तो कोई गिनने हमें थोड़ी आया। 1971 में हम पहली बार जनगणना का हिस्सा बने और लिखित में आया कि हरियाणा की आबादी इतनी इतनी है। तो फिर हमें फील हुआ कि हमने तो सीटें कम बढ़ाई, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, तो हमने फिर उसके हिसाब से सीटें बढ़ा दी। 1977 में कितनी कर दी? जनगणना कौन सी देखी हमने? 71। पूरा देश इसी जनगणना को देखता है, चाहे कहीं भी सीटें हैं, किसके बेसिस पर हैं? तो हम लकी रहे बेटा कि हम अलग हुए और तुरंत से हमने आबादी देश की में हमारा भी एक अलग से हरियाणा टोटल आबादी मेल फीमेल ग्रामीण शहरी सब निकाल दिया। उसके हिसाब से हमने अपनी सीटें बढ़ा दी। और 2024 के इलेक्शन में भी हमने लाइव देखा 90 ही सीटें हैं। तो 77 के बाद से हमारी सीटें नहीं बदली। ये 90 जो बटी हुई है ना, तुमने बिल्कुल लाइव देखा। अभी तो इलेक्शन हुए थे तुम्हारे सामने। बताओ सबसे ज्यादा एमएलए किस जिले के हैं?
बेटा एमएलए अपनी अपनी याद करो, बस हरियाणा सोचो। हरियाणा के किस जिले के सबसे ज्यादा एमएलए हैं? सबके बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं, आबादी सब जिलों की अलग अलग है ना। अब शांति से सुनना, बिल्कुल शांति से सुनो। सबसे ज्यादा सीटें जो है ना, सीट्स का मतलब एमएलए होता है, ये सबसे ज्यादा सीट हैं हिसार की। 7 सीट हैं हिसार की, यानी 7 एमएलए एक ही जिले से। और अगर कहें सबसे कम, अगर जैसे मैं बात करूं इसके बाद, तो 6 सीट सोनीपत की हैं। शांति से सुन लो ये बाद में, क्योंकि अब करंट अफेयर्स में है ये। 6 सीट सोनीपत की हैं और सेम 6 ही सीटें हैं फरीदाबाद की। छोटा सा है फरीदाबाद, लेकिन सीट कितनी लेके बैठा है? कारण आबादी ज्यादा, यानी फरीदाबाद प्लस सोनीपत की कितनी कितनी है? 6। लेकिन ये सेकंड है, फर्स्ट पूछेंगे, फर्स्ट नंबर पे कौन है? अब सारी लंबी लिस्ट मत याद करना, बस मेन याद रखो हिसार। आइडिया रखो सोनीपत के भी 6 और फरीदाबाद के भी। ये आबादी में सबसे ज्यादा है, लेकिन सीट वाइज पूछेंगे तो हिसार नंबर 1। दूसरा पॉइंट, सबसे कम सीटें हैं, एक तो चरखी दादरी की और एक पंचकुला की। पंचकुला की सिर्फ 2 सीट हैं, एक मेन सिटी पंचकुला और एक कालका। कालका सुना है? कालका एक्सप्रेस, कालका का ना रेलवे स्टेशन फेमस है। तो इसकी सिर्फ 2 सीट हैं, एक पंचकुला और एक कालका। और जो ये चरखी दादरी है, इसकी भी 2 ही सीट हैं, एक तो दादरी और एक चरखी नहीं है, दादरी और दूसरी का नाम है बाढ़डा, ऐसे लिखते हैं बाढ़डा, ठीक है। तो एक सीट इसकी चरखी, ये दादरी, चरखी मत बोलना, दादरी और एक बाढ़डा, इन दोनों की 2-2 सीटें हैं। सबसे कम, सबसे ज्यादा हिसार की। कितनी सीटें? 7। मैक्सिमम की देखोगे जो छोटे इलाके हैं ना, उनकी 3-3 सीटें हैं या 4-4 सीटें हैं। 7 एक की हैं और 2 की हैं 2-2, 6 हैं 2 की। किस किस की? सोनीपत और, ठीक है। अब सबकी नहीं याद करनी, ना ही वो पूछें। टोटल 90 सीटों में से 17 सीटें हमारी एससी की हैं। हरियाणा में कोई भी ट्राइब नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जंगल ही नहीं है। ट्राइब तो जंगल में रहते हैं ना। हरियाणा की जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ जंगल कैसे होंगे? यहाँ जंगल जो होगा उसको काट के लोग खेती ना कर लेंगे। यहाँ की मिट्टी में गेहूं डाला और तुरंत फसल तैयार। 3-4 महीने में यहाँ इतनी फसल हो जाती है कि कई साल बैठ के खा सकता है यहाँ का आदमी। हरियाणा कभी भूखा नहीं मरेगा। अब तुम्हारे सामने खेत तैयार कर रहे हैं, नवंबर में गेहूं लगेंगे और मार्च में काट लेंगे। अप्रैल से पहले पहले काट लेते हैं, यानी कुल मिला के देख लो नवंबर के एंड तक लगते मिलेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने गेहूं खेत में रहेगा। एक तो बोने में निकल गया महीना और एक कटाई में निकल जाएगा। 3-4 महीने में गेहूं इतना पैदा कर लेगा एक किसान कि अपना पेट भी भरेगा और अपने खर्चे भी चला लेगा, सारी मेंटेनेंस भी निकालेगा। तो हमारा हरियाणा इस मामले में बहुत लकी रहा। एसटी होते हैं वहां जहां हो ज्यादा जंगल। छत्तीसगढ़ में जंगल हैं, झारखंड में जंगल हैं, तो वहाँ गेहूं कहाँ है? वहाँ के लोग, मैंने क्या कहा, इतने स्किनी, उनकी जो है ना हड्डियां ऐसे निकली पड़ी हैं, उतना है ही नहीं खाने पीने को। ये रिच स्टेट है, यहाँ बहुत ज्यादा पेट भर के खा सकता है। यहाँ सब ओवर ईटिंग करते हैं बेटा, यहाँ कम खाने की आदत ही नहीं है। तो ये जंगल कहाँ से आएंगे? जंगल का आदमी हमेशा स्लिम ट्रिम होता है। जंगल में तुमने ज्यादा मोटे पेट वाले ऐसे आदमी देखे ही नहीं होंगे। परिमल सर जैसे लोग जंगल में नहीं मिल सकते ना, क्योंकि अच्छी डाइट जो है हरियाणा पंजाब में बढ़िया डाइट है। ये इसको देखा जाए तो बेटा, अरे तुम जो ये आवाजें निकाल रहे हो, तुम भी अच्छे खाते पीते हो। हमारे यहाँ उतने गरीब, उतने बहुत स्किनी लोग हो ही नहीं सकते। और आज से नहीं बेटा, अंग्रेजों के पुराने जमाने से भी ज्यादा पुराने जमाने की बात, ये रिच हिस्सा है। तुम कभी जब बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारी नौकरियां लगे, कभी छत्तीसगढ़, झारखंड जाने का मौका मिलेगा, तो तुम फील करोगे यार कितने गरीब लोग हैं। जैसे वो दिखते हैं उनकी शरीर से कि इनको कुछ भी खाने को ढंग का मिलता ही नहीं। उनकी गलती थोड़ी ना है। खनन है, खनन में क्या निकलेगा? कोयला। कोयले की खदान में काम करके आदमी, तुम सोचो कैसी हालत। वो ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? तो हरियाणा में कहा कि कोई ट्राइब नहीं है, जंगल नहीं है, इनको सीट नहीं देंगे, जब है ही नहीं कोई। लेकिन हरियाणा में शेड्यूल कास्ट तो हैं। शेड्यूल कास्ट ने कहा हमारी तो आबादी है, हमें सीट दो। इनकी 17 सीटें फिक्स कर दी गई। हर जिले में एक सीट नहीं है, क्योंकि जिले कितने हैं? 22। कितनी कमी रह गई 22 में? और इसमें 5, यानी 5 जिले हैं हरियाणा के जिनमें एससी सीट नहीं है। उन 5 के नाम याद करना बहुत आसान है, बस शांति से सुनना।
दो हैं MM, महेंद्रगढ़ और मेवात। मेवात को एग्जाम में नूहू लिख सकते हैं, कहीं वहां एम ही ढूंढते रह जाओ। मेवात का ही नाम है नूहू, तुम अपने याद करने के लिए कर लो 2M। फिर दो छुटकू छुटकू से स्टेट है हमारे, एक फरीदाबाद और एक पंचकुला। कोई एससी नहीं है यहाँ, सीट आदमी तो रहते हैं लेकिन सीट नहीं, उतनी बड़ी आबादी नहीं है। और एक जो सबसे लेट तुमने बनाया, चरखी दादरी। दादुर ज्यादा है या मेंढक? एक झील थी उसमें मेंढक ज्यादा थे, तो कहते हैं दादुर संस्कृत शब्द है मेंढक का, तो दादुर के नाम पे ये दादरी बना। 5 जिले जहां कोई एससी नहीं बनता, MLA। 2 छोटे 2M वाले, एक नया। 2 छोटे कौन है? पंचकुला और फरीदाबाद। 2M है मेवात और महेंद्रगढ़, और एक लास्ट में बना है चरखी दादरी। इन 5 के अलावा सबके पास एक एक सीट है, क्योंकि 17 ही बच गए जिले, तो हर एक की एक एक सीट है। बाद में हम हर एक की सीट भी याद करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आज सिर्फ इतना जान लो कि भाई 17 सीटें आरक्षित हैं, एसटी को कोई सीट नहीं मिली। और ये 90 सीटें हमने कौन सी जनगणना के बेसिस पर बनाई है? 71। बनाई कब है हमने? यानी 3 सन याद रखना। 1967 जब तुमने पहला इलेक्शन किया, 1977 जब तुमने सीट फिक्स की, और जनगणना पूछे तो 1971। ये तीनों याद रखना। हमारे मेंबर बढ़े कैसे कैसे हैं? 54 से हुए 81 और 81 से 90। ये तो बिना इलेक्शन वाले थे तो इलेक्टेड, लेकिन पंजाब के इलेक्टेड थे, ये हमारे हिस्से में थे हम, लेकिन अलग होके हमने नहीं किया था। ये 81 हमने 1967 हमारे फर्स्ट इलेक्शन में कितने लोग आए थे? 81। और फिर हमने 77 में हमें बने जब 11 साल हो गए, हमने सीट बढ़ाकर, क्योंकि 71 पूरे देश के लिए आइडियल था, तो हमने कहा हम भी तो उसके हिसाब से बनाए। तब से आज तक हमारी सीटें कितनी हैं? 90। सबसे ज्यादा सीटों वाला इलाका बताना? हिसार। कितनी सीटें? 2-2 सीटों वाला, एक पंचकुला और एक चरखी दादरी। चरखी दादरी की 2 सीटें बताना? दादरी और बाढ़ड़ा। और पंचकुला की पंचकुला और कालका। उसकी 7 तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनकी 2-2 है ना, इनकी पूछ सकते हैं। इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब हमारे शुरू के जिले कितने थे? वो 7। 54 सीटें उन 7 में ही थी। उसके बाद हमारे जिले बढ़ते गए और सीट उतनी ही रही। 90 के बाद तो बढ़ी नहीं। चलो 17, ये कितनी थी? 54 से कितनी बनी थी? 81। उसके बाद नहीं बढ़ी। ये धीरे धीरे जिले जो बढ़े, जिले के बढ़ने का कारण होता है जब किसी शहर की आबादी बढ़ जाती है ना, आसपास के गांव उसको लगता है इतनी आबादी के हो गए कि मैं डिमांड कर सकता हूं कि मेरा जिला बना दो, तब फिर नए जिले की डिमांड वो लिखित में देते हैं। जैसे गोहाना ने कहा अभी हमारे सामने कि गोहाना पूरा जो शहर है प्लस आसपास की आबादी इतनी है कि इसको एक जिले के रूप में मान्यता दे दी जाए। सीटें बढ़ सकती हैं क्या गोहाना के बनने के कारण, या 90 ही रहेंगी? कब तक रहेंगी? 2026 तक। गोहाना किसकी सीट में आता है? सोनीपत। तो जैसे मैंने सोनीपत की 6 सीट बताई ना, अब अगर गोहाना बनता है, जिसकी उम्मीद है, तो ये मान के चलो कि गोहाना की सीट यहाँ से कट गई, गोहाना की सीट वहां चली गई, तो ऐसा नहीं होगा कि एक सीट 90 के ऊपर कुदा देंगे हम इसी 6 में से एक काट देंगे, एक काट देंगे, हो सकता है 2 काट दें, क्या पता गोहाना से लगता ही एरिया हो जिसकी सीटें, जिसकी आबादी उसी के साथ इंक्लूड की जाए। यानी 1-2 सीटें किसकी बेल्ट में से कटेंगी? सोनीपत। किसकी बेल्ट में नहीं जुड़ेंगी? लेकिन गिना जाएगा ये पूरा एरिया 90 ही। 90 पे फर्क नहीं पड़ना, चाहे तुम गोहाना बना लो चाहे तुम खरखौदा बना दो। कल को खरखौदा, आज से 5-7 साल बाद खरखौदा बहुत बड़ा पॉपुलेशन बढ़ी हुई मिलेगी। क्यों? जैसे गुड़गांव शहर पहले छोटा था, मारुति ने बढ़ाया, ऐसे हरियाणा का खरखौदा अभी छोटा है, लेकिन खरखौदा बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। उम्मीद है ये मानेसर और गुड़गांव से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मानेसर और गुड़गांव उस जमाने के थे बेटा जब समझ नहीं थी लोगों को, घर से निकलने में डरते थे। आज खरखौदा लगातार डेवलपमेंट के रास्ते पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जहां कहीं पर कोई बड़ी इंडस्ट्री कदम रखती है तो क्या वहां पर जॉब्स क्रिएट होती हैं? तुम ये सोचो कितने लोग आके बसेंगे। 900 एकड़ में एक प्लांट लगेगा, और प्लांट 2 लगेंगे, एक 800 एकड़ में और एक 100 एकड़ में। जो 800 एकड़, 1 एकड़ 1 किला, 5 बीघे, इतने बड़े एरिया में कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, सब बहुत बड़े लेवल पे यहाँ बनेंगी। जितना गुड़गांव का प्लांट है ना 300 एकड़ का, जितना मानेसर का है 600 का,
उन दोनों को मिक्स कर दो, तब हरियाणा का, सोनीपत का खरखौदा का प्लांट लगेगा। तो आने वाले 5-10 सालों में खरखौदा बहुत ज्यादा फ्लोरिश करेगा। इसकी जमीन के रेट तुम देखना गुड़गांव से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि गुड़गांव तो बेटा पुराना बसा हुआ है। आज भी गुड़गांव में ना, जहां 2-2 करोड़ के फ्लैट हैं, बारिश हो जाए ना तो गाड़ियों में पानी तैर जाता है। वो डेवलप नहीं कर पाए, कारण वो अरावली के हिली एरिया है और वहां पानी को भरने से आप रोक ही नहीं पाओगे, आप शहर थोड़ी ऊपर उठा दोगे। लेकिन खरखौदा जहां बसा हुआ है ना, खरखौदा के आसपास का तुम देखो हाईवेज वगैरह जो निकाल दिए, कितने बढ़िया निकाल दिए। इसको इतना डेवलप कर देंगे कि यहाँ नहीं पानी तैरेगा, और बड़े बड़े बिल्डर्स लेके यहाँ ये जो खेत अभी दिखते हैं, तुम देखना कैसा शहर पूरा बसाएंगे। तो हरियाणा का खरखौदा आज से 5-7-10 साल बाद, क्या पता 2031 की जनगणना के टाइम पे ये कहे कि मुझे भी एक अपने आप में जिला बनाओ। बनाना पड़ेगा, क्योंकि आबादी बढ़ जाएगी, बसावट बढ़ जाएगी, लोगों के रहने का तरीका बदल जाएगा। तो ऐसे स्टेट जब बढ़ता है ना अलग अलग, उसके पीछे कोई लॉजिक होते हैं। हम देखें हम कैसे कैसे धीरे धीरे करके अलग अलग अपने हिस्से बनवाते गए। तो सबसे पहले कितने हिस्से मिले हमें? हाँ, क्या फायदा होता है जिला बनने का? जनता को क्या फायदा होता है? अगर तुम्हारे पास का एरिया जिला मुख्यालय है तो तुम्हारी पहुंच वहां तक होना आसान है ना। इमेजिन करो जब सिर्फ ये थे, हम इसको सोनीपत से सोचते हैं, सोनीपत किसकी बेल्ट में आता होगा? ना गुड़गांव की, ना हिसार की, ना अंबाला की, ना जींद की, ना करनाला, रोहतक। अब सोनीपत के किसी आंतरिक गांव में किसी को कोई काम करवाना है तो उसको कहाँ जाना पड़ता होगा? रोहतक। वहाँ कोई जानकार मिलने के चांसेस ज्यादा है या बहुत कम? बहुत कम। लेकिन अब सोनीपत है, सोनीपत में अपने जानकार मिलने के चांसेस कम है या ज्यादा? ज्यादा। अब इमेजिन करो गोहाना बन जाएगा, तो जो गोहाना से लगते गांव हैं उनका कोई ना कोई चाचा, मामा, ताऊ, बुआ का कोई ना कोई बेटा, भतीजा कहीं ना कहीं मिलेगा ना, तो अपने काम कराना आसान हो जाता है। आपकी पहुंच बनी होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरे आसपास जिला मुख्यालय हो ताकि मेरे काम आसानी से हो जाए, चाहे डीसी तक पहुंचना हो, चाहे कोई अपना कागज पत्री निकलवाना हो, या कुछ भी, कोई भी सरकारी काम। एक तो आपको जाना पड़े दूर, एक आपके कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई, जैसी तहसील में घुसे 20 लोग जानते हैं आपको, तो आपका काम हो गया। इसीलिए जब ये थे तो हमारे काम में दिक्कत आती थी, छोटे छोटे काम अटके रहते थे। अब सोनीपत के अंदर के किसी गांव से उठ के कोई आदमी रोहतक जाए, एक दिन तो उसका जाने आने का खराब है, फिर वहां उसका काम नहीं हुआ, मान लो उसका वो क्लर्क ही नहीं आया जिसको साइन करने थे या करवाने थे, अब उस क्लर्क के चक्कर में फिर 2 दिन बाद फिर गया, फिर वो छुट्टी पर है, काम बढ़ गया ना। आज काम कितना आसान दिखेगा। तो टाइम के अनुसार धीरे धीरे लोग कहते गए भाई हमारे बनाते रहो जिले ताकि हमारे कामकाज आसान हो, और फिर राज्यपाल और सीएम और विधानसभा ने मिलके जिलों की परमिशन दे दी। क्या जिले के लिए लोकसभा जाना पड़ता है? जिला किसकी मर्जी से बन सकता है? हाँ, बस आपके विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो वहां आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी। बाकी रियलिटी ये है बेटा, सरकार के हाथ में है, सरकार जिसको चाहे जिला बना दे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लंबे समय से जिले नहीं बने। ये जो लास्ट सीएम थे, क्या नाम है इनका? खट्टर, कितने जिले बना के गए थे? 1। नायब सिंह सैनी ने भी घोषणा कर दी 1 की। सबसे ज्यादा जिले बनाए थे बंसीलाल। तो बंसीलाल ने काम भी तो किए थे। जब तुम जिले बनाओगे तो काम करना आसान होगा। कैसे बने हैं जिले देखते हैं। ये हमें बने बनाए मिले स्टार्टिंग में, फिर 1972 में, फिर 1973 में, फिर 75 में, फिर 79 में। जरूरत पड़ती गई, हम जिले बनाते गए। 79 के बाद हम रुके और हमने कहा काम करते हैं। जैसे सिर्फ जिले बनाते 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 काम भी तो करना है। ये कुछ साल बाद हमने 70 तक किया अपना कामकाज। हमें पढ़ाई पे काम करना था, अपनी सीट्स पे काम करना था, काम धंधा कैसे बढ़ेगा ये भी देखना था। तो हमने इस टाइम पे हरित क्रांति पे काम किया, मारुति पे काम किया, यानी एग्रीकल्चर पे भी काम कर लिया और इंडस्ट्री पर भी। 72 में फिर हमने 2 अपने जिले बना दिए, सोनीपत और भिवानी। 1972 में दोनों जिले एक साथ बने, 72 में। फिर इनके 1 महीने के अंदर अंदर हमने एक और जिला बना दिया, कुरुक्षेत्र। अगला साल आ गया, दिसंबर में बने थे ये अगला साल जनवरी में बन गया कुरुक्षेत्र। अब अगर देखें तो क्या कुरुक्षेत्र धरती पर पहले नहीं था, लेकिन एडजस्ट कर रखा था। अंबाला की बेल्ट में सारे आते थे, कुरुक्षेत्र भी उसी का हिस्सा। देखो ना, ये रहा, इस अंबाला में थे ये सारे। तो कुरुक्षेत्र की बेल्ट ऊपर वालों के साथ थी। अब ये सोनीपत किसके साथ था? रोहतक के। उस टाइम भिवानी जो था ना, ये हिसार की बेल्ट में था। भिवानी का हिस्सा हिसार के साथ था। बाद में ये कांट छांट के अलग अलग बने हैं। इसके बाद 75 में सिरसा। और कितनी अजीब बात है, सिरसा काट के अलग किया है हिसार से। जिसको काट के अलग किया वो ज्यादा बड़ा है,
और जिसमें से कट के अलग हुआ वो छोटा। कारण हिसार आगे भी तो बटेगा ना, उस टाइम जब काटा तब तो छोटा था सिरसा, लेकिन हिसार फिर आगे जाके फतेहाबाद और इनमें भी तो बटेगा, तो इसलिए आज अगर देखें तो सबसे बड़ा जिला सिरसा। क्या सिरसा पहले दिन से हमारे पास था? नहीं। सिरसा किस में से कटा है? हिसार। अगर पूछे सबसे बड़ी बेल्ट किसके पास थी तो हिसार। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो 7 में से लेके बैठा था वो हिसार, और सबसे छोटी प्रॉपर्टी थी जींद की। तो सबसे ज्यादा कांट छांट भी किसमें हुई? हिसार। भाई बड़े हिस्से में से टुकड़े कटेंगे, इसमें से कांट छांट भी कम हुई। अब ये बन गया सिरसा। इसके 4 साल बाद साउथ की बेल्ट में उद्योगों पे बहुत ज्यादा काम कर रहे थे और वहां पर एक जिला बनाया फरीदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां जिला है। मैंने किसी और का नंबर नहीं बताया, पर ये पूछ लेते हैं बेटा, कई बार पूछा 12वां जिला, तो 12वां कहे तो किसका नाम टिक करना है? फरीदाबाद। फिर हमने फील किया कि बस अब काम करो। इस टाइम पे याद करो इमरजेंसी का भी दबदबा था और थोड़ी सी हालत खराब सी थी पूरे देश की। फिर कहा छोड़ दो, अब पहले जिले मत बनाओ, पहले काम करो। 10 साल काम करते रहे, खूब काम खींचा हमने 10 साल। 1989 में बहुत लंबा गैप आ गया। फिर 4 जगह के लोग कहने लगे हमें जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। ये 4 जगह के लोग थे KRPY। के मतलब कैथल, R मतलब रेवाड़ी, P का मतलब पलवल। पलवल या पंचकुला या पानीपत? हाँ, पंचकुला बाद में बनेगा। यहाँ P का मतलब क्या है? पानीपत। ऐसे P तुम्हारे पास 3 हैं, पलवल भी, पंचकुला भी और पानीपत भी। पहले पानीपत बनेगा, फिर पंचकुला बनेगा, फिर पलवल बनेगा। तो सबसे पहले पानीपत, ये रहा। उसके बाद यमुनानगर। इसके बाद फिर जल्दी जल्दी दोबारा बनेंगे 95 और 97 में। यहाँ बनेगा पंचकुला, और 97 में 2 बनेंगे F और J, एक फतेहाबाद और एक झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर। झज्जर की भी डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होने वाली है, अब चल भी रही है, क्योंकि झज्जर को भी कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली। एक ना रेलवे लाइन बिछ रही है दिल्ली के द्वारका, सबसे पॉश इलाके में द्वारका आता है, दिल्ली के द्वारका से झज्जर को कनेक्ट कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये सारी जमीन जो हरियाणा है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। जैसे आज दिल्ली में घर खरीदना बड़ा महंगा है, क्योंकि वहाँ एक एक गज की कीमत ही 5-5, 7-7 लाख रुपए है। बड़ा मुश्किल है, वहाँ घर नहीं बन सकता। 100 गज जमीन है ना दिल्ली में किसी के पास, तो वो ये मान लो कि बहुत अमीर है, बहुत अमीर। वहाँ तो फ्लैट मिल जाए वही बड़ी बात है। हरियाणा की जमीन अभी बहुत सस्ती है, लेकिन आने वाले टाइम में हरियाणा आसमान पे बैठेगा, इतने ऊंचाई पे इसके दाम जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो हम लोगों के यहाँ इंडस्ट्रीज भी काम कर रही हैं, तो यहाँ के लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं बेटा। तुम लोग ब्लेस्ड हो, यहाँ का आदमी भूखा मर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भाई खेती से कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ आगे जाके इतना कामकाज बढ़ने वाला है। दिक्कत क्या है कि लोग समझदार नहीं हैं, अदरवाइज हरियाणा एक रिच स्टेट है। ये 2 बने, फिर थोड़ा सा ब्रेक आया, फिर हम आराम से बैठे, फिर हमने काम किया। आगे जाके 2005 में, 2008 में और 2016 में, ये 5 में बना था मेवात। इसका पहले नाम रखा गया मेव। मेव जाति ज्यादा थी मुसलमान, तो कहा कि मेवों की जमीन है मेवात। उससे पहले कहा सत्यमेवपुरम। गांधी जी ने कहा था कि तुम लोग जाओ मत, तुम्हारी केयर हम करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी जा रही थी छोड़ के, पाकिस्तान जा रहे थे कि यहाँ तो यार ये इतने सारे इंडियन हिंदू हमें मार देंगे। तब महात्मा गांधी दिसंबर में, 9 दिसंबर को हरियाणा की यात्रा पर आए दिल्ली से, और उन्होंने मेवात में कहा कि तुम यहीं रुको, मेरी गारंटी है तुम सेफ हो और तुम्हारा इलाका बिल्कुल सेफ है, कोई यहाँ मारकाट नहीं करेगा। वहां फिर आगे जाके उनकी प्रॉपर्टी को अलग से आइडेंटिटी मिली, क्योंकि मेव जाति के लोग थे तो नाम पड़ा मेवात। और गांधी का कहना था सत्य की जीत होती है, तो नाम रख रहे थे सत्यमेवपुरम। लेकिन फिर उन्होंने कहा क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा, भाई हमें नहीं रखना सत्यमेवपुरम, ये तो हिंदुओं का आभास करा रहा है ना सत्यमेवपुरम, तो फिर कहा कि हम अपना मेव जाति है, नाम रखेंगे मेवात। अब हमारे सामने बिल्कुल हमने देखा इसका नाम पड़ गया नूह। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेवात का हेडक्वार्टर नूह में था। मेवात एक पूरा एरिया, हेडक्वार्टर मेवात में नहीं है, उसके बाहर नूह में है, तो किसी भी जिले का हेडक्वार्टर वहीं होना चाहिए जो उसका नाम है। अब सोनीपत की तहसील कहाँ है? सोचो सोनीपत की तहसील खरखौदा बना दें, भाई खरखौदा या गोहाना बना दें या कन्नौर बना दें,
तो अजीब सा लगेगा ना कि नाम तो सोनीपत रख के बैठे हो और तुम्हारी तहसील कहाँ है, गोहाना या गन्नौरिया। तो कोशिश करते हैं जहाँ हेडक्वार्टर वहीं बनाए जो शहर हो। इसके साथ गड़बड़ थी, नाम तो मेवात था, हेडक्वार्टर कहाँ था, नूह। तो कहा इसका नाम ही बदल दो, इसका नाम क्या कर दिया, नूह। ये हमने लाइव देखा है, ये हमारे बिल्कुल सामने की घटना है, अभी हुआ है ये, इससे पहले नहीं था। 2008 में पलवल को अलग कर दिया और 16 में तुम्हारे बिल्कुल सामने चरखी दादरी बना। पहले चरखी दादरी किसके साथ अटैच था, ये भिवानी के साथ। भिवानी बड़ा इलाका था इसीलिए भिवानी का। आज की डेट में सबसे बड़ा इलाका किसका है, सिरसा। सिरसा का टोटल एरिया है 4277। ये रहा सिरसा, 4 दोस्त साथ साथ गए, ये याद कर लेना बेटा। इसका ट्रिक ये है कि 4 दोस्त, दोस्त का हमने 2 ले लिया, 4 दोस्त साथ साथ चले गए इतनी दूर, जो सबसे बड़ा इलाका है हमारा। तो एरिया कितना है, 4 दोस्त साथ साथ। इन सबको मिला के हमारा एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर। सबको ऐड कर दें, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर हमें स्क्वायर माइल्स में पूछें कि मील में बताओ, तो हमारा एरिया है 1,70,70 स्क्वायर माइल्स। मील में हम इतने हैं 1,70,70 और वर्ग किलोमीटर में हम 44,212। हिस्सा हमें 1966 में जितना मिला आज भी उतना ही है, बस हमने इसके नाम बदल बदल के इन 7 से लेके हम कहाँ तक पहुँच गए, 22 तक। हमने कुछ सालों बीच में ब्रेक भी रखा, अपने डेवलपमेंट पे काम किया। सबसे लंबा ब्रेक आया था 1979 से 1989 के बीच में। सबसे ज्यादा जिले के सीएम के टाइम में बने हैं बंसीलाल। बंसीलाल को कहते हैं आधुनिक हरियाणा का निर्माता, इन्होंने बहुत काम किया बेटा। चलो कल किताब ले आना, किताब से टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जो शाम को मैं यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ ना बेटा, वो सब तुम्हारे काम की है। तुम्हें अगर लगे कि उसमें स्पीड कम है तो उसको 1.5 पे सुन लेना, पर पढ़ लेना, क्योंकि वो सब क्लास में पढ़ाने का मौका मुझे मिलेगा नहीं, इतना टाइम नहीं है। मैं जितना पढ़ाऊंगी ना स्टैटिक्स जीके, वो तुम्हारे एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो वो 20 मिनट 15 मिनट जितने आधे घंटे की क्लास है वो जरूर लेनी है हर एक को।